सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जंगिड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के विकारी शब्दों में क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा जानेंगे। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, अर्थात वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह के प्रयोग में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ विधान किया जाता है, उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, अर्थात मुख्य रूप से किसी कार्य का होना या करना जो शब्द बताते हैं उन्हें क्रियापद कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना कार्य बताया जा रहा है, राम दौड़ता है। सीता पत्र लिखती हैं। उपरोक्त दोनों वाक्यों में दौड़ता, जो कि दौड़ना क्रिया से बना है, और लिखती, लिखना क्रियाएं हैं जो क्रमशः दौड़ और लिख धातु से बनी हैं। यह क्रियाएं कार्य के करने या होने को व्यक्त कर रही हैं, जिसके कारण यह क्रियापद कहलाएंगी। ठीक है, अब हम क्रिया के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया के प्रकार मुख्य रूप से क्रिया के दो प्रकार माने गए हैं, जिनमें कर्म के आधार पर और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया को 8 भेदों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, छठा कृदंत क्रिया, सातवां सजाति क्रिया और आठवां प्रकार है सहायक क्रिया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार क्रिया के प्रकारों को हम इस वीडियो में विस्तृत पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में जानेंगे, और फिर प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के इन 8 प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक यानी जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो, जैसे कि कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, तो इनके साथ कर्म नहीं है। कर्म नहीं होने के कारण यह सारी क्रियाएं जो हैं, भौंकता है, हंसती हैं, रोता है और बैठा है, अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है साथियों, दूसरा देखिए सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम दूध पी रहा है, सीता खाना बना रही है, तो यहाँ पर दूध जो है वह कर्म है, क्योंकि यहाँ पर राम करता है, दूध स्त्रीलिंग शब्द है, फिर भी क्रिया उसके अनुसार आई है, अर्थात इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। सीता खाना बना रही हैं, यहाँ पर क्या बना रही हैं? खाना बना रही हैं, तो कर्म प्रयुक्त है, जिसके कारण पी रहा है और बना रही हैं क्रियाएं जो हैं सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अब हम जानेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। वाक्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी, और अगर उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे कि बच्चा दूध पी रहा है, यह जो पहला वाक्य है, इस पहले वाक्य में क्या से प्रश्न किया, बच्चा क्या पी रहा है, उत्तर मिला दूध, अतः यहाँ क्रिया जो होगी वह सकर्मक
होगी, क्योंकि क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिला है। दूसरा वाक्य है रमा रोती हैं, तो दूसरे वाक्य में क्या से प्रश्न किया, रमा क्या रोती हैं, हमें उत्तर नहीं मिला, अतः यहाँ क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होगा, तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गौण कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म होता है। जैसे नानी ने बच्चों को फल दिया, तो यहाँ वाक्य में क्या से हमने प्रश्न किया कि नानी ने बच्चों को क्या दिया, हमें उत्तर मिला फल, अतः यहाँ फल जो होगा वह मुख्य कर्म होगा। और हमने नानी ने किसे फल दिया, प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है कि बच्चों को, अतः यहाँ बच्चों को जो शब्द है वह गौण या अप्रत्यक्ष कर्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम मुख्य कर्म और गौण कर्म और अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से तुरंत पहले क्या लगाकर, किसे लगाकर और किसको लगाकर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों को जानेंगे। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर सबसे पहला सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन जाता है और गीता आई, तो यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होने के कारण जाना और आना ये सामान्य क्रियाएं कहलाएंगी। दूसरा प्रकार देखिए, संयुक्त क्रिया। परिभाषा, किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाले क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हों, अर्थात दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हो, वहां संयुक्त क्रिया होती हैं। जैसे मोहन ने खाना खा लिया है, इस वाक्य में एक ही कार्य हो रहा है और वह हो रहा है खाना खाने का, परंतु इसके लिए दो संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जिनमें एक है खा और दूसरा लिया अर्थात लेना। तो संयुक्त क्रिया की यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्राय मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसके अर्थ में वैशिष्ट्य उत्पन्न करती हैं, जिसे सहायक क्रिया भी कहा जाता है। यानी जहां पर वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हो, वहां पर वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तो इस वाक्य में खा लिया है, यह संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, तीसरा देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं के साथ कर या करके जुड़ा रहता है। राहुल पढ़कर सो गया, राम खेल कर चला गया। तो यहाँ पर दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, एक तो पढ़ना और एक सोना, खेलना और चलना। तो इन वाक्यों में सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हुआ है। पहले वाक्य में देखिए, राहुल पढ़कर सो गया, तो सोने से पहले पढ़ने का कार्य हो गया। और दूसरे वाक्य में राम खेल कर चला गया, तो चले जाने से पहले खेलने का कार्य हो जाने के कारण पढ़कर और खेलकर ये दोनों ही क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है साथियों, चौथा प्रकार देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, राम धोबी से कपड़े धुलवाता है। इन वाक्यों में मालिक और राम जो कि कर्ता है, मालिक और राम दोनों वाक्यों में कर्ता है, स्वयं काम न करके क्रमशः नौकर और धोबी
को काम करने की प्रेरणा देता है, अर्थात उनसे कार्य करवा रहे हैं, इसलिए पहले वाक्य में करवाता है और दूसरे वाक्य में धुलवाता है प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। ठीक है, यानी जिस क्रिया से हमें यह जान पड़ता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां पर वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। पांचवा प्रकार देखिए, नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, अर्थात प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी वह क्रियाएं जो संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से और विशेषण शब्द के पीछे प्रत्यय लगने से बनती हैं, वे क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे कि रंग से रंगना, लज्जा से लजाना, गरम से गरमाना, चमक से चमकाना। तो यहाँ पर रंग संज्ञा शब्द हैं, लज्जा भी संज्ञा शब्द हैं, गरम विशेषण शब्द हैं, गरमाना इससे क्रिया बनी। ये सारी क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने के कारण नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। इनका वाक्य प्रयोग देखिए, वह बहुत लजाती हैं, तो लज्जा से बना है लजाती क्रिया, तो ये नाम धातु क्रिया कहलाएगी। राम ने किसान की जमीन हथियाली, हथियाना, हथियाली, यह क्रिया भी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। छठा प्रकार देखिए, कृदंत क्रिया। यानी वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं। यानी जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वह कृदंत क्रियाएं कहलाएंगी। ये क्रियाएं वाक्य के अंत में न आकर अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं और इनके साथ वाक्य समाप्त नहीं होता। जैसे कि चल जो क्रिया है, चल धातु है, उससे क्रियाएं बनी हैं चलना, चलता, चलकर। लिख से बना है लिखना, लिखता, लिखकर। वाक्य प्रयोग, वह खेलते हुए गिर गया। यानी यह क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बनने के कारण यह कृदंत क्रियाएं कहलाएंगी। अभ्यारण्य में भागते हुए हिरण मनमोहक हैं, तो भागते हुए भी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाएगी। ठीक है, सातवां प्रकार देखिए, सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती हों, वहां सजातीय क्रिया होती हैं। यानी कर्म और क्रिया जो कि वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं वह दोनों ही एक ही धातु से बने हों। जैसे कि भारत ने लड़ाई लड़ी, तो इस वाक्य में प्रथम वाक्य में क्रिया जो लड़ी है, यह जो क्रिया है लड़ी, और जो कर्म है लड़ाई, दोनों ही लड़ धातु से, और दूसरे वाक्य में जो क्रिया है चढ़ी और जो कर्म है चढ़ाई, ये दोनों ही चढ़ धातु अर्थात क्रिया से बनकर आई हैं, जिसके कारण लड़ी और चढ़ी सजातीय क्रियाएं कहलाएंगी और लड़ाई और चढ़ाई सजातीय कर्म कहलाएंगी। ठीक है साथियों, आठवां प्रकार देखिए, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर अंतिम प्रकार है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने और काल रचना में सहायक होती हैं। यानी जो सहायक क्रियाएं होंगी वह मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में मदद करेंगी और उनके काल रचना के बारे में भी बताएंगी कि वह वाक्य किस काल का है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल का। जैसे कि अरविंद पढ़ता है, तो पढ़ता है पढ़ना को पूरा कर रही है ये जो हैं वह सहायक क्रिया हैं। वह कल नासिक गया था, वह पढ़ रहा होगा, तो पढ़ना पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है, था और होगा, यह जो मुख्य क्रिया हैं, पढ़ना, जाना, इनकी सहायता कर रही हैं, इन मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायता कर रही हैं,
जिसके कारण ये सहायक क्रियाएं कहलाएंगी। और ये क्रियाएं काल रचना में भी सहायक हैं। जैसे कि अरविंद पढ़ता है तो ये वर्तमान काल का वाक्य होगा। वह कल नासिक गया था, भूतकाल का हो गया। और वह पढ़ रहा होगा, यह भविष्यत काल का हो गया। ठीक है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में और काल रचना में भी सहायक होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्रिया के प्रकारों के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया, जिनमें कर्म के आधार पर और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को जान चुके हैं। ठीक है साथियों, आशा है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकों और हिंदी व्याकरण की पुस्तकों का सहारा लिया गया है, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। और इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को बड़े ही मनोयोग पूर्वक देखा और सुना। धन्यवाद।